हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एस्पिरिन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम मालूमात आप हासिल कर सकें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो एस्प्रिन एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। यानी ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करती है। अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है और इसका डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी कि एस्प्रिन हायर डोजेज पे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जबकि एस्प्रिन को अगर लो डोज में लिया जाए तो ये ब्लड थिनर के तौर पे काम करती है। अगर हम एस्प्रिन की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में 3 ताकतों में अवेलेबल है: 75 mg, 150 mg और 300 mg। 75 mg और 150 mg को एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 300 mg को एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। एस्प्रिन के मशहूर ब्रांड्स की बात करें तो उनमें लोप्रीन, एस्कॉर्ड और डिस्प्रिन वगैरह शामिल हैं। लोप्रीन 75 और 150 mg में और इसी तरह एस्कॉर्ड भी 75 और 150 mg में, जबकि डिस्प्रिन 300 mg में अवेलेबल है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन से बचाने के लिए एस्प्रिन के ऊपर एंटेरिक कोटिंग की जाती है। एस्प्रिन के बुनियादी इस्तेमाल की बात करें तो इसको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि इसके अलावा बुखार, दर्द और सोजिश में कमी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे हमें एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी चाहिए हो, यानी ब्लड थिनिंग एक्टिविटी चाहिए हो, उधर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्प्रिन डॉक्टरी नुस्खे के बगैर ओवर द काउंटर भी हासिल की जा सकती है। जी, तो व्यूअर्स अब हम बात करेंगे एस्पिरिन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या उसकी वर्किंग की। तो जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एस्पिरिन नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, यानी ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करता है। तो कॉक्स एंजाइम जो हैं कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन ए 2 की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 की इनहिबिशन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन ए 2 की सिंथेसिस रुक जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसा कि हम जानते हैं कि पेन मेडिएटर के तौर पे काम करते हैं, इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन में कमी की वजह से सोजिश, दर्द और बुखार में कमी वाक़या होगी। दूसरी जानब थ्रोम्बोक्सिन ए 2 प्लेटलेट सेग्रीगेशन में अहम रोल प्ले करता है। थ्रोम्बोक्सिन ए 2 की प्रोडक्शन जब इनहिबिट होगी तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, जिससे एस्प्रिन अपना एंटी प्लेटलेट्स एक्शन परफॉर्म करेगी, यानी ब्लड थिनिंग एक्शन परफॉर्म करेगी। जी, तो व्यूअर्स एस्प्रिन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्प्रिन को बुखार, किसी भी किस्म के दर्द मसलन सर दर्द, दाढ़ के दर्द, माहवारी के दौरान होने वाली तकलीफ़, जोड़ों और कमर के दर्द में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में जोड़ों में दर्द और सोजिश में कमी के लिए भी एस्प्रिन को इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन लो डोजेस पर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी परफॉर्म करती है, इसलिए इसको हार्ट अटैक की प्रिवेंशन और स्ट्रोक की प्रिवेंशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको अथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन अलोन एज वेल एज क्लोपिडोग्रेल के साथ कम्बिनेशन में भी अवेलेबल है। इस कम्बिनेशन को माइनर एस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स में मेजर एस्केमिक इवेंट्स और ट्रांजिएंट एस्केमिक अटैक को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका रिज़ल्ट अलोन एस्प्रिन की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है। एस्पिरिन की डोज़ की बात करें तो जैसे हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया कि एस्पिरिन का डोज़ डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो जहाँ पे हमें एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन चाहिए होगा, वहाँ पे इसकी हायर डोजेज़ यानी 300 टू 600 mg थ्राइस अ डे और एज़ पर फिजिशियन डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमें एस्पिरिन का एंटीप्लेटलेट इफेक्ट चाहिए होगा एज इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक, तो वहाँ पे हम इसको लो डोजेज़ यानी कि 75 mg से 150 mg वंस डेली इस्तेमाल करवाएंगे।
एस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उनमें गैस्ट्रल म्यूकोज़ल डैमेज और पेप्टिक अल्सर जो कि एनसेड्स का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा सेरिसाइलिज़्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग़नूदगी, टिनाइटस यानी कि ईयर रिंगिंग, कानों का बजना और वर्टिगो यानी चक्कर आना शामिल हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग एंड विजन, हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट स्टार्ट्स ब्रीदिंग वेरी फास्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और लिवर इंजरी शामिल हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे एस्प्रिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले वो पेशेंट्स आएंगे जिनको पेप्टिक अल्सर है। जैसा कि हमने साइड इफ़ेक्ट्स में देखा कि एस्प्रिन पेप्टिक अल्सर काज करती है, तो जो ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं उनमें इसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनमें भी एस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी होने की वजह से एस्प्रिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन दोज पेशेंट। ऐसे पेशेंट्स जिनको एनसेड से एलर्जी है उनमें भी एस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है या वो उससे रिकवर कर रहे हैं उनमें भी एस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन पेशेंट्स में एस्प्रिन का इस्तेमाल रेज सिंड्रोम काज कर सकता है। रेज सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर और ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है और इससे सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।